दोस्तों, भारत का सिल्वर मार्केट अब एक बड़े बदलाव के दौर में एंट्री कर चुका है। सरकार ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ऐसे 3 बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने चांदी की कीमत, सप्लाई और यहाँ तक कि सिल्वर ईटीएफ के पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की कीमतें गिर भी जाएं, तब भी भारत में चांदी महंगी बनी रह सकती है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या देश में चांदी की कमी बढ़ने वाली है? क्या सिल्वर ईटीएफ्स और महंगे हो सकते हैं और ये एक नए सिल्वर बुल रन की शुरुआत है? आज की इस रिपोर्ट में सब पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हाल में इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन भारत में चांदी की कीमतें आज भी काफी मजबूत बनी हुई। 25 मई 2026 को भारत में सिल्वर लगभग 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इसी महीने 13 मई को सिल्वर ने करीब 3,10,000 रुपए प्रति किलो का हाई भी छुआ था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर इंपोर्टर्स में गिना जाता है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। वजह है सरकार के लगातार लिए गए 3 बड़े फैसले जिन्होंने पूरे सिल्वर मार्केट का स्ट्रक्चर बदल दिया है। इसका असर सिर्फ ज्वेलर्स और ट्रेडर्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश करने वाले लोग, डिजिटल सिल्वर खरीदने वाले निवेशक और आम लोग भी इसकी चपेट में आएंगे। सरकार का पहला बड़ा कदम था इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी। गोल्ड और सिल्वर पर प्रभावी इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया, यानी एक ही झटके में 9% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल। अब इसका सीधा मतलब समझिए, भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से चांदी मंगाकर पूरी करता है। ऐसे में जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो भारत पहुंचने से पहले ही चांदी महंगी हो जाती है। यानी अगर ग्लोबल मार्केट में सिल्वर सस्ता भी हो जाए, तब भी भारतीय खरीदारों को इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। 13 मई 2026 को भारत में सिल्वर करीब 3,10,000 रुपए प्रति किलो के हाई के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल दबाव के चलते कीमतों में गिरावट आई और अब सिल्वर करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी गिरावट जरूर आई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारतीय बाजार कहीं ज्यादा मजबूत रहा। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी ने भारतीय कीमतों को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। ग्लोबल गिरावट का पूरा असर भारत तक पहुंच ही नहीं पाया। अब आते हैं सरकार के दूसरे और सबसे बड़े फैसले पर। सरकार ने 99.9% प्योरिटी वाले सिल्वर बार्स को फ्री इंपोर्ट कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। सुनने में ये फैसला टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पहले कोई भी पात्र इंपोर्टर आसानी से चांदी मंगा सकता था, लेकिन अब हर शिपमेंट के लिए DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का लाइसेंस जरूरी होगा। यानी सिर्फ ड्यूटी भर देने से काम नहीं चलेगा। सरकार की अनुमति के बिना चांदी देश में नहीं आ सकती। और अब यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ कीमत बढ़ाती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब देश में कितनी चांदी आएगी, ये काफ़ी हद तक सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में बाजार में फिजिकल सिल्वर की सप्लाई टाइट हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो लोकल मार्केट में चांदी प्रीमियम पर बिक सकती है। घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से लगातार ऊपर बनी रह सकती है। यानी ग्लोबल मार्केट में सिल्वर टूटे तब भी भारत में उतनी बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले। अब सवाल उठता है कि अगर इंपोर्ट पर इतनी सख्ती होगी तो देश में चांदी आएगी कहां से? यहीं आता है तीसरा बड़ा फैसला। MCX ने अपने गुड डिलीवरी नियमों में बदलाव किए हैं ताकि घरेलू सिल्वर रिफाइनर्स भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर चांदी डिलीवर कर सके। यानी सरकार एक तरफ इंपोर्ट को कंट्रोल कर रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर ही सिल्वर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके तहत BIS स्टैंडर्ड्स, रिफाइनर्स की एलिजिबिलिटी और एम्पैनलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किए गए। साफ है कि सरकार चाहती है कि देश में मौजूदा चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल घरेलू सिस्टम के भीतर ही हो। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इसका असर सिल्वर ETFs पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर सिल्वर ETFs फिजिकली बैक्ड होते हैं, यानी ETF कंपनियों को निवेशकों के पैसे के बदले असली चांदी खरीद कर रखनी पड़ती है। अब सोचिए, इंपोर्ट महंगा भी हो गया, रेस्ट्रिक्टेड भी हो गया और सप्लाई भी टाइट हो सकती है। ऐसे में ETF कंपनियों के लिए चांदी खरीदना पहले से ज़्यादा मुश्किल और महंगा होगा। इसका पहला असर हो सकता है हायर ट्रैकिंग एरर, यानी भारतीय सिल्वर ETF अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आएगी तब भी भारतीय ETF उतने नहीं टूटेंगे। दूसरा बड़ा असर हो सकता है ETF NAV पर प्रीमियम का बनना।
अगर बाजार में फिजिकल सिल्वर की कमी बढ़ती है तो ETF यूनिट्स की डिमांड बढ़ सकती है, जबकि असली चांदी की उपलब्धता सीमित रहेगी। ऐसे हालात में ETF अपने वास्तविक मूल्यों से ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर रुपया कमजोर होता है, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है दोस्तों, तो भारतीय सिल्वर ETF को अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा नए निवेशकों का रुझान भी सिल्वर ETFs की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि फिजिकल सिल्वर खरीदने में मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज और चोरी का खतरा रहता है। लेकिन ETFs के जरिए लोग आसानी से डिजिटल तरीके से निवेश कर सकते हैं। यानी अब सिल्वर सिर्फ एक धातु नहीं रह गया, बल्कि धीरे धीरे ये पॉलिसी ड्रिवन एसेट बनता जा रहा है दोस्तों। अगर आने वाले महीनों में वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती है तो संभव है कि भारत का सिल्वर मार्केट दुनिया से बिल्कुल अलग दिशा में चलता दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सिल्वर का आउटलुक कैसा रहेगा और आपने चांदी के लिए क्या टारगेट तय किया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।